नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कहा जाता है कि अगर दो दोस्तों में दोस्ती गहरी होती है तो शांति समृद्धि का संदेश लाती है, लेकिन कभी दोस्त रहे लोगों में जब तनाव बढ़ जाता है तो ये खींच देता है चिंता की लकीरें। और ऐसा ही तनाव इजराइल और ईरान के बीच नज़र आ रहा है, जो बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके 3 प्रांतों में सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने तेहरान, खुजिस्तान और इलम प्रांत में की गई एयर स्ट्राइक में कुछ जगहों पर सीमित नुकसान की बात मानी है। ये हमले 3 चरणों में किए गए। इजराइल ने बताया कि एयर स्ट्राइक कर विमानों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। साथ ही कहा कि हमें हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है। एहतियात के तौर पर ईरान ने सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी थी, लेकिन अब उसने अपने एयर स्पेस को खोल दिया है। उधर में अगले आदेश तक उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। इजराइल ने सीरिया पर भी हवाई हमला किया था। हालांकि इस हमले की अमेरिका को पहले से जानकारी थी। अमेरिका ने कहा है इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है और ईरान पर हमले में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। और इजरायली सैन्य प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमने ईरान में सैन्य ठिकानों के खिलाफ लक्षित और सटीक हमले किए और इजराइल राज्य के लिए तत्काल खतरों को विफल कर दिया। उन्होंने ये भी घोषणा की कि ईरान पर हमलों की लहर खत्म हो गई है। वहीं तेहरान के आसपास कई विस्फोट सुने गए हैं। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि ये ईरानी एयर डिफेंस ने इजराइल के कई हवाई हमलों को नाकाम कर दिया। इजराइल का जवाबी हमला 2 अक्टूबर को ईरान की बमबारी के बाद किया गया। तब ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया था। उस वक्त ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा था कि ये मिसाइलें गाजा में नागरिकों की हत्याओं और हाल ही में लेबनान में इजरायली हमलों के जवाब में दागी गई थी। साथ ही IRGC ने इसे हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं की हत्याओं के जवाब में की गई कार्रवाई बताया था। IRGC ने कहा था कि मिसाइलों का लक्ष्य विशेष रूप से तेल अवीव में 3 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 अक्टूबर के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की कसम खाई थी। उन्होंने कहा था कि ईरान ने बड़ी गलती की है और इसके लिए उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। और ईरान इजराइल संघर्ष की बात अगर हम करें तो इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह के खिलाफ हालिया हमलों की शुरुआत 17 सितंबर 2024 को हुई। 17 सितंबर की दोपहर 3:30 बजे लेबनान की सड़कों और बाजारों में एक के बाद एक 3000 पेजर्स में ब्लास्ट हुआ। इसमें 1 दर्जन लोग मारे गए और 2800 लोग घायल हुए। 18 सितंबर की शाम को हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी फटने शुरू हो गए। इसमें 27 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। 19 सितंबर को कुछ सोलर पैनल में ब्लास्ट की भी खबरें आई। हिजबुल्लाह ने इन धमाकों के पीछे इजराइल के होने का आरोप लगाया। इजराइल ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स में उंगलियां उसकी तरफ ही उठी। 20 सितंबर को इजराइल ने लेबनान पर 75 मिसाइल दागे, जिनमें से 45 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद लगातार 6 दिनों से मिसाइल हमले जारी रहे। 27 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह मारा गया। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों पर हमला किया और इन मिसाइलों में से कई को इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। 3 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने बेरूत में नसरुल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी को निशाना बनाकर हवाई हमला किया। 7 अक्टूबर 2024 को 100 से अधिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान में 120 से अधिक हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला किया। 16 अक्टूबर की बात करें, 16 अक्टूबर 2024 को हमास नेता और 7 अक्टूबर के हमले के साजिशकर्ता याहिया सिनवार को इजराइल द्वारा मार गिराया गया। 20 अक्टूबर 2024 को हिजबुल्लाह ड्रोन ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाया और 23 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने बेरूत हवाई हमले में हिजबुल्लाह के प्रमुख हाशिम सफीउद्दीन को मार गिराने की पुष्टि की। 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ईरान के सैन्य स्थलों पर हमले शुरू कर दिए। दरअसल ईरान इजराइल विवाद के गहराने की शुरुआत हुई 7 अक्टूबर 2023 से,
जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसमें 1000 से भी अधिक लोग मारे गए। इनमें ज़्यादातर आम नागरिक थे। 28 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने गाजा पट्टी पर आक्रमण शुरू कर दिया। बेथनून और बुरेज शहरों पर बड़े पैमाने पर ज़मीनी हमले हुए। 24 नवंबर 2023 को युद्ध के 49वें दिन युद्ध विराम लागू हुआ। 7 मई 2024 को राफा पर पूर्ण नियंत्रण की कोशिश शुरू हुई। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में कम से कम 54 फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें फिलिस्तीनी मृतकों की संख्या 34,789 हो गई। 31 जुलाई 2024 को हमास प्रमुख हानिया तेहरान में मारा गया। तो ये लगातार दिखाता है कि किस वजह से जो ये विवाद है ये गहराता गया। ईरान इजराइल विवाद के इतिहास के बारे में अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इनका इतिहास रहा है और किस तरह से एक दोस्ती जो है लगातार अब तनाव में बदलती जा रही है। ईरान ने इजराइल के गठन का विरोध किया था और 1947 में विभाजन योजना के खिलाफ मतदान किया, लेकिन उसने 1950 में पहलवी शासन आखिरी ईरानी शाही राजवंश के तहत इजराइल को मान्यता दी। 1979 में ईरानी क्रांति ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिखाया, जिसने पहलवी शासन को समाप्त कर दिया और इजराइल ईरान संबंधों को खराब कर दिया। 1979 में कट्टर आयतुल्लाह खुमैनी की क्रांति ने शाह को उखाड़ फेंका और एक इस्लामी गणतंत्र लागू किया। खुमैनी ने खुद को ईरान का रक्षक करार दिया था। खुमैनी ने ईरान में अमेरिका और इजराइल के प्रति नफरत के बीज बोए, जिसके परिणाम आज भी देखने को मिल रहे हैं। 1991 में खाड़ी के युद्ध की समाप्ति के बाद ईरान और इजराइल के बीच विवाद की शुरुआत खुले तौर पर हो गई थी। 1980 के दशक में शुरू हुआ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1990 के दशक में विवाद का केंद्र बन गया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ इजराइल ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को त्याग दे, क्योंकि वे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। बीते कुछ वर्षों में इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मौखिक कटाक्ष और प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दिए। ईरान ने इस दौरान इजराइल के पड़ोस में कम से कम आधा दर्जन प्रॉक्सी तैयार किए। इजराइल ने इस दौरान इस विवाद से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और खुफिया जानकारी का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा ईरान इजराइल विवाद के कुछ अन्य कारण भी हैं और उन कारणों में है शिया इस्लाम द्वारा शासित ईरान और मुख्य रूप से यहूदी राज्य इजराइल के बीच मौखिक, धार्मिक और वैचारिक मतभेद हैं, जो आपसी संदेह और दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा ईरान में शिया मौलवी यरूशलेम के पुराने शहर को एक पवित्र स्थल मानते हैं और इस पर इजराइल के नियंत्रण का विरोध करते हैं। इजराइल का ये मानना है कि ईरान हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों को पैसा, हथियार और युद्ध की ट्रेनिंग देता है और इनके सहयोग से उसके खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहा है। इजराइल का आरोप ये भी है कि ईरान इन तीनों हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों को उसके खिलाफ भड़काता रहता है और यहूदियों के खिलाफ जंग लड़ता रहता है। और इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच भारत में इजराइल के राजदूत र्यूवेन अजार ने कहा है कि इजराइल हमेशा युद्ध विराम के लिए तैयार है। हालांकि उनका कहना है कि उसके लिए हमास हथियार डाल दे और बंधकों को रिहा कर दे। हम गाजा पट्टी से उनके बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। We want Hamas to lay down their weapons and release the hostages. We are ready to accommodate their exits from the Gaza Strip. We want to create a mechanism in the north by which the Security Council resolutions can be implemented. And if we get those assurances, then no doubt we can reestablish stability in our region. और हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। विशाल, अगर देखें इजरायली राजदूत का जो ये स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि युद्ध विराम के लिए वो तैयार हैं बशर्ते कि हमास जो है हथियार डाल दे। रमा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इजराइल का ये कहना है कि वो उसने ये जो स्ट्राइक की है, आज अल सुबह करीब 2:15 बजे ये स्ट्राइक शुरू हुई और सुबह 6 बजे तक ये हमला जारी रहा। उन्होंने कहा कि इजराइल को पूरा हक है कि वो अपने आप की हिफाजत करें, अपने आप को डिफेंड करें। अगर आप देखें तो हसन नसरल्लाह और जनरल अब्बास नील फरोशा, ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नील फरोशा की जो हत्या हुई या उनकी जो मौत हुई इसराइली अटैक के अंदर, उसका जवाब ईरान ने जबरदस्त तरीके से दिया और 1 अक्टूबर को एक जबरदस्त हमला किया। और उसके बाद
इसराइल ने ये अटैक किया है और इसराइल का ये कहना है कि हम उस अटैक का जवाब दे रहे हैं। F-35 के अलावा 100 से ज्यादा जेट्स का इस्तेमाल किया, एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया, माफ कीजिए, इसराइल ने। और उन्होंने कहा कि ये हमने इसलिए किया, 2000 किलोमीटर का सफर तय करके हमला इसलिए किया ताकि ईरान को ये बताते हैं कि वो हमारे अंतरिम जो मामले हैं उन पे दखल ना दे। हम सब जानते हैं कि इसराइल अभी दो तरफा लड़ाई लड़ रहा है, हमास से लड़ाई लड़ रहा है और उसके साथ हिजबुल्लाह जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, और ईरान प्रॉक्सी वॉर चाहता है इसराइल के खिलाफ, जो इसराइल को बिल्कुल मंजूर नहीं है। और अगर आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन की अगर हम बात सुने, जो उन्होंने अटैक के एकदम बाद अपना स्टेटमेंट जारी किया, डैनियल जो है उनके आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन डैनियल हैगरी ने ये कहा कि इसराइल कहना चाहता है ईरान से कि उसने प्रिसाइज और डायरेक्ट अटैक किया है और अपने ऊपर हुए हमले का उसने बदला लिया है। हम ये चाहते हैं कि ईरान इसको ज्यादा ना बढ़ाए, नहीं तो उसे और भी ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। ये जो सारा मामला है उस पर जो इजरायली राजदूत का बयान है, वो ये चाहते हैं कि ईरान उसके इंटरनल अफेयर से दूर रहे, और ये अगर लड़ाई ज्यादा बढ़ सकती थी, अगर आप इस अटैक को देखें तो इसराइल ने सिर्फ उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, सरफेस टू एयर मिसाइल पे तेहरान में किया है, इलाना में किया है, और एक जगह और उन्होंने हमला किया है, और इसमें जो ऑयल इंस्टॉलेशन है और जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उनको छोड़ दिया है। और इस अटैक से पहले इसराइल ने एक मैसेज भी दिया ईरान को, और ये बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिका इस पूरे मामले को ओवरव्यू कर रहा है, लेकिन जिस तरह से ये मामला बढ़ता जा रहा है वो हम देख रहे हैं कि अगर ये फुल फ्लेजेड वॉर में तब्दील हो जाता है तो पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। जो आसपास का जो अरब वर्ल्ड है उसने बहुत जबरदस्त रिएक्ट किया है, और अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने इस बात के लिए कहा है कि इसराइल का पूरा हक है कि वो अपनी हिफाजत कर सके। कल जब जर्मन चांसलर शोल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, तो उन्होंने यूक्रेन और रूस की लड़ाई के अलावा मिडिल ईस्ट के अंदर की जो लड़ाई चल रही है उसका भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत इस मामले में जर्मनी का साथ दे, और भारत और जर्मनी दोनों इस इलाके में शांति चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी तो उन्होंने आह्वान किया कि वो आगे आए और इस पूरे मामले का एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ढूंढा जा सके। लेकिन जिस तरह से मामला बार बार ये दोनों के बीच में लड़ाइयां हो रही है, अगर ये मामला और बढ़ जाता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ इसराइल ने कहा है कि हमने सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया, अगर ईरान इसका जवाब देता है और ये मामला मिडिल ईस्ट के और दूसरे देशों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे विशाल। आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि एक स्टेटमेंट आया है और तमाम तरह के जो रिएक्शंस है वो भी आए हैं, लेकिन किस तरफ ये संघर्ष जो है जाता दिखाई दे रहा है? देखिए रमा, हमें इस पूरे मामले को समझना होगा कि ये संघर्ष सिर्फ ऐसा नहीं कि वनडे अटैक हो गया है।
ये जरूर है कि इजराइल ने बहुत लिमिटेड अटैक किया है और आईडीएफ ने जो स्पोक्स पर्सन डैनियल हैगरी ने ये भी कहा कि हमने बहुत लिमिटेड अटैक किया है, सिर्फ वार्न करने के लिए ईरान को कि वो हम पर हमला करने की हिमाकत ना करे। और 3 इलाकों पर जो उन्होंने हमला किया है इजराइल ने, जिसमें तेहरान, ईरान, ईलान और खुजिस्तान जो शहर इलाके हैं, यहाँ पर उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया है। और लिमिटेड हमला ये हुआ है जिसमें खुद ईरान ने कहा है कि हाँ, इसराइल ने हमला जरूर किया है और F-35 के अलावा 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन हमारे 2 सैनिक इसमें मारे गए हैं और हम इन 2 सैनिकों की मौत का बदला लेंगे। अगर ईरान इसमें फिर से रिएक्ट करता है या अटैक करता है तो ये मामला अब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जॉर्डन ने ही इस पे नाराजगी जाहिर की है। और ये मैं बता दूं कि ये जो हमला हुआ 4 घंटे तक जो इजराइल ने कार्रवाई की, उसके बाद हिजबुल्लाह ने भी 80 प्रोजेक्टाइल फायर किए इजराइल के ऊपर। हालांकि उसका ज्यादा हमें जानकारी नहीं है कि कितना उससे नुकसान हुआ है इजराइल को, लेकिन इजराइल बार बार ये कह रहा है कि ईरान, जिसका कोई लेना देना नहीं है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर, लेकिन ईरान लगातार ये जो रेडिकल फोर्सेस है उनको सपोर्ट कर रहा है। हूती है इसमें शामिल, हमास है, हिजबुल्लाह है, उनको सपोर्ट कर रहा है और इनडायरेक्टली जो है वो इसके अंदर वॉर को एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और यूके ने इस बारे में अपने बयान जारी किए, लेकिन जिस तरह से मिडल ईस्ट इस पे रिएक्ट कर रहा है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू है। और हमने देखा कि इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया ने बहुत सीरियसली इस अटैक को लिया है। तो अगर ये रिएक्शन आता है ईरान की तरफ से और ईरान रिएक्ट करता है, इजराइल ने अपना जो रुख है बिल्कुल साफ कर दिया है कि उसके खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो वो उसका पुरजोर तरीके से उसका जवाब देगा। इजराइल बार बार ये कह रहा है कि आप हमारे हॉस्टेजेस को छोड़ दीजिए और हम इस लड़ाई को बंद कर देंगे। अब जो ये मामला है वो पूरा ईरान की तरफ है और खास तौर से ईरान जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर एक अरब वर्ल्ड का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है और हमने देखा पाकिस्तान ने भी उसमें रिएक्ट किया है, तो ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर इसके अंदर रूस ने भी चिंता जाहिर की, जबकि रूस यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो फिर ये एक फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन और रूस में हमने देखा कि डर लग रहा था कि कहीं नेटो फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व ना हो जाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना स्टार्ट हो जाए। अब जो मिडिल ईस्ट में हो गया है, क्लियर डिवाइड हो गया है, इस्लामिक वर्ल्ड और क्रिश्चियन वर्ल्ड का अगर बीच में डिवीजन होता है और उसके अंदर बाकी देश भी शामिल हो जाते हैं तो हम एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। और इसलिए बार बार कोशिश ये की जा रही है, भारत हमेशा ये कहता रहा है कि हर मामले का डिप्लोमेटिक समाधान होना चाहिए, कूटनीतिक तरीके से समाधान निकाला जाना चाहिए। और इजराइल जो है वो इस मामले में बिल्कुल सख्त है। अगर हम इस पूरे 4 घंटे की कार्रवाई को देखें तो बेंजामिन नेतन्याहू खुद इस मामले को ओवरव्यू कर रहे थे, रिव्यू कर रहे थे और वो अपने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में बैठ के उन्होंने इस पूरे अटैक को देखा है। और इजराइल के जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आपने बहुत कम कार्रवाई की है, हम चाहते हैं कि हमारे खिलाफ जो अटैक किया ईरान ने उसका और जबरदस्त तरीके से बदला लिया जाना चाहिए। तो आय फॉर आय का जो एक कहावत है, अगर ऐसा होगा तो फिर ये पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ऐसे में भारत हमेशा से डिप्लोमेटिक सोल्यूशन से बात कहता रहा है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अब वर्ल्ड किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि एक क्लियर डिवाइड देखा जा रहा है अमेरिका लेड वेस्टर्न वर्ल्ड और ईरान लेड अरबिक वर्ल्ड के बीच। बिल्कुल, 2 धड़ों के बीच में जो है ये दिखता नजर आ रहा है। आपसे चर्चा जारी रखेंगे विशाल, आप बने रहे हमारे साथ। स्टेटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं और तमाम तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी ने कहा है कि इजराइल के हमले से ईरान को बड़ा झटका लगा है। उनका कहना है कि ईरान को इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे तेजी से तेल के भाव बढ़ेंगे, जिससे भयानक वैश्विक संकट पैदा हो सकता है। इजराइल ने 25 दिन इंतज़ार किया और आज सवेरे उन्होंने ईरान पे हमला किया। मुझे लगता है कि अमेरिका के जो आदेश थे उनको कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और उनके जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से इजराइल ने तकरीबन 20 मुझे टारगेट्स पे हमला किया, जिसमें उनके मिसाइल बेसिस थे, ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, उनके मैं कहूँगा जो एयर बेसिस हैं उन पे इजराइल ने ज़रूर हमला किया है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि नुकसान कितना हुआ है।
तो जो नुकसान है उसका पता नहीं लगा हुआ है, लेकिन जिस तरह से जो हमला हुआ है उससे एक बड़ा संकट जो है पैदा हो सकता है पूरे विश्व के लिए। जो विशेषज्ञ हैं वो ये बता रहे हैं। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे थे, विशाल के पास हम जुड़ेंगे विशाल से, लेकिन हम आपको बता दें कि आमतौर पर दो देशों के बीच तभी तनाव होता है जब उनके बीच सीमा विवाद हो और वे बॉर्डर को लेकर भिड़ते रहें। लेकिन ईरान और इजराइल के तनाव में ये फैक्टर्स मिसिंग हैं। दोनों के बॉर्डर एक दूसरे से नहीं सटते हैं, ना ही दोनों के बीच व्यापारिक या राजनीतिक रिश्ते हैं। ईरानी हमले के बाद से इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार गहराता गया। ख़ास बात यह है कि एक समय पर ये देश दोस्त हुआ करते थे, यहाँ तक कि इजराइल को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में ईरान भी था। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों देशों के बीच आपसी दुश्मनी आखिर पैदा कैसे हुई। और अगर हम इस मित्रता की कहानी की बात करें तो ईरान इजराइल की मित्रता की कहानी साल 1948 में निर्माण के बाद से इजराइल काफ़ी जो है उठापटक झेलता रहा है। अधिकतर देशों ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया, खासकर मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश इसमें सबसे आगे रहे, जबकि उस समय ईरान ने इजराइल को मान्यता दे दी थी। उस दौर में पूरे वेस्ट एशिया में ईरान यहूदियों के लिए सबसे बड़ा ठिकाना था। उस समय नया यहूदी देश इजराइल ईरान को हथियार और तकनीक देता और बदले में तेल लिया करता था। दोनों के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, यहाँ तक कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के इंटेलिजेंस साबाक को खुफिया कामों की ट्रेनिंग तक दी थी। तो दोनों देशों के बीच दुश्मनी की नींव कैसे पड़ी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ईरान इजराइल के बीच दुश्मनी की नींव दोनों के बीच जो है ईरान की इस्लामिक क्रांति की वजह से डली। 60 के दशक से ही ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ईरान को मुस्लिम देश बनाने की बात करने लगे थे। उस वक्त इस देश पर राजा शाह रज़ा पहलवी का शासन था, जिनके अमेरिका और इजराइल से अच्छे रिश्ते थे। खुमैनी इन दोनों से ही देशों को शैतानी देश कहा करते थे और मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाते रहते थे। धीरे धीरे हवा खुमैनी के पक्ष में आ गई। क्रांति से पहले लाखों लोग शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। हालात इतने बिगड़े कि राजा को देश छोड़कर भागना पड़ा। साल 1979 में ईरान इस्लामिक देश घोषित हो गया। उसके बाद ईरान ने इजराइल से खुलकर नफरत दिखानी शुरू कर दी। तो दोनों देशों के बीच रिश्ते जो हैं वो बदलने लगे। कैसे बदले दोनों देशों के रिश्ते, ये भी आपको बतलाते हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद दोनों देशों के बीच यात्राएं बंद हो गईं। ईरान इजराइल के बीच एयर रूट पूरी तरह से रोक दिया गया। दोनों के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते भी खत्म हो गए। तेहरान स्थित इजरायली एम्बेसी को फिलिस्तीन के दूतावास में बदल दिया गया। दोनों देशों ने एक दूसरे को मान्यता देने से इनकार कर दिया। खुमैनी के आने पर माना गया कि यहूदियों ने फिलिस्तीनियों का हक मारा है। वहीं इजराइल ने भी अमेरिका की देखा देखी इस्लामिक रिपब्लिक को मानने से मना कर दिया। इजराइल को पता चला कि ईरान उसके विरोधी देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है। इसके बाद दोनों देशों के बीच रहे सहे रिश्ते भी तब खत्म हो गए। 80 के दशक में पहले इस्लामिक जिहाद आतंकी गुट का ईरान ने खुला सपोर्ट किया। इस्लामिक जिहाद फिलिस्तीन की मांग को लेकर इजराइल को परेशान कर रहा था। इसी समय ईरान ने हिजबुल्लाह को भी तैयार किया, जो इजराइल में लगातार अस्थिरता लाता रहा है। इजराइल के नागरिकों का कहना है कि इजराइल के लोग कब तक ईरानी मिसाइलों का शिकार होते रहेंगे, कभी तो प्रक्रिया करनी ही थी, इसीलिए यह हमला एक सही निर्णय है। हम ये नहीं देख सकते कि हर रोज़ हमारे ऊपर ईरान की तरफ से हमले होते रहें। हमें किसी न किसी दिन जवाबी कार्रवाई करनी ही थी। ये एक सही निर्णय था, लेकिन हमें शांति बनाने के लिए कोई और उपाय भी देखने होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द चीज़ें सही हो जाएंगी। इजराइल को हर हक है कि वो खुद को सुरक्षित रखे। हमने जो किया खुद को सुरक्षित रखने के लिए किया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब ईरान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई ना आए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द हम किसी नतीजे पर पहुँचें और एक नए समय की शुरुआत हो। Maybe we start a new era. तो इजराइल के लोग जो कि वहाँ पर जो विभीषिका चल रही है उसको झेल रहे हैं, उनका कहना है कि हालांकि जो हमला किया गया वो जवाबी हमला था और उनके मुताबिक ये ज़रूरी था, लेकिन वो उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान जो है इसके जवाब में कोई हमला ना करे।
ताकि जो शांति है वो बनी रहे और जो संघर्ष है वो ना गहराए, क्योंकि ये पूरे विश्व के लिए एक बड़े ख़तरे का संकेत जो है लाता जा रहा है। पूरा विश्व इससे प्रभावित हो रहा है और उम्मीद इसमें यही की जा रही है कि ये जो तनाव है ये कम होता चला जाए और लगातार जिस शांति की लोग उम्मीद कर रहे हैं वो आए। और उसमें भारत का, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते हैं कि आज विश्व को युद्ध की नहीं बुद्ध की ज़रूरत है, ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी प्रासंगिक लगता है। इसके साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।